एक एमलेस पर्सन जैसे चलता है, मैंने बस जो चल रहा था मैंने बस उसको फॉलो करना शुरू किया। मुझे लगा नहीं था मैं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि जब पहली क्लास थी, पहली क्लास में कोई बच्चा नहीं था। दूसरी क्लास जब हुई तो उसमें एक बच्ची आई। तीसरी क्लास में वो भी गायब हो गई। मैंने कहा इतना गंदा क्या मैंने पढ़ा दिया कि ये भी चली गई। मतलब कहते हैं ना कि कुछ तो आपका वो इंतज़ार कर रहा होता है ना, जो आपको रोकना चाहता है, जो आपको आगे नहीं जाने देता। तो इसी मोमेंट में एक बीमारी ने दस्तक दी। मेरे हार्ट में ब्लॉकेज डिटेक्ट हुआ था। तो मेरा नाम है अमित रंजन और मैं झारखंड से हूँ। झारखंड के एक बहुत ही छोटे से शहर, शहर भी नहीं कह सकते, वो टाउन है और उस टाउन से भी 30 से 35 किलोमीटर दूर एक गाँव है, गाँव का नाम है गोवासोल। अक्सर आप कहीं भी अगर गाँव में जाते हो तो गाँव में एक डेडिकेटेड घर होता है, जिसको हम लोग बंगाली में वी कॉल इट ढेंकी घर। मतलब वहाँ पे क्या होता है, अनाज पीसने का काम होता है। मेरा जन्म उसी घर में हुआ था, उसी में वो मिट्टी का एक घर था और मिट्टी के घर के उसी डेडिकेटेड रूम में मेरा जन्म हुआ था। मतलब ऐसा क्यों हुआ कि उसी घर में मेरा जन्म हुआ? क्योंकि एक रूढ़िवादी सोच जो हमारे यहाँ होती है कि बच्चा जो पैदा होता है उस टाइम पे जो 5 दिन 6 दिन का टाइम होता है, वहाँ पे माँ को अछूत-सा समझा जाता है। उनको बाकी चीज़ों से बहुत दूर रखा जाता है। तो मेरा जन्म उसी घर में हुआ। वहाँ से निकल कर मतलब ऐसा था कि लोग स्कूलिंग करते हैं। हाँ, मैंने भी स्कूलिंग करी बट वो स्कूलिंग फॉर्मल नहीं थी। पहले की मेरी स्कूलिंग मेरी नानी ने शुरू करवाई थी, जहाँ पे उम्मीद करते हैं कि अगर आप 90s के बच्चे हो तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि आपको एक स्लेट मिला होगा, स्लेट में आपने पेंसिल से लिखना शुरू किया होगा। बट मैं सही बताऊँ मुझे वो भी नहीं मिला था। नानी स्कूल जाती थी, स्कूल जाने के बाद उसने ज़मीन पे लिख दिया कि देखो ये रहा अ, ये रहा क और मुझे एक चॉक का बड़ा-सा टुकड़ा ऐसे पकड़ा दिया गया कि अब इसी पे लिखना स्टार्ट करो। तो मैंने वहीं से लिखना मतलब मेरी मेरी जो पहली लिखावट थी वो वहीं पे थी। जब मैं 3 साल का हुआ तो चूँकि गाँव में पढ़ाई-लिखाई के सही साधन मौजूद नहीं थे। स्कूल इतना अच्छा नहीं था, सरकारी स्कूल की फैसिलिटीज़ और वो भी बिहार झार उस टाइम तो बिहार हुआ करता था। तो बिहार झारखंड में इनकी फैसिलिटी क्या होगी वो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो कुछ था नहीं, तो फिर मम्मी ने डिसाइड किया कि नहीं यहाँ नहीं रहेंगे, अब गाँव में रहेंगे तो बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, चलते हैं मतलब शहर में चलते हैं। शहर में जाके मैंने वहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा-सा 10 बाय 12 का एक कमरा लिया रेंट पे। मेरे बड़े भैया भी थे बट पापा की इतनी अच्छी सैलरी नहीं थी कि बड़े भैया को भी साथ में रख सकें। तो बड़े भैया नानी के पास ही रहते थे और वहाँ की मैं, मम्मी और पापा शहर में कह लो या उस टाउन में कह लो हम लोग आ गए, वहाँ शिफ्ट हो गए। शिफ्ट होने के बाद मम्मी का मेन एम यही था कि भाई थोड़ा-सा पढ़ लिख लेगा तो कम से कम किसी दुकान में कोई ठीक-ठाक सा काम कर लेगा। थोड़ी ठीक-ठाक सी अगर नौकरी होगी तो उस टाइम के हिसाब से जब पापा को मात्र ₹300 मिलते थे, तो हो सके मेरे को ₹1000 मिल जाएँगे। इससे ज़्यादा मेरी माँ का कोई भी दूसरा एम नहीं था। बट ठीक है, पढ़ाई किसी तरह से चलती रही और पढ़ाई बस फ्लो में वो होती रही। पहली स्कूलिंग मैंने शुरू करी, मम्मी को पता था कि यहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ खास तो होता नहीं है, तो इसीलिए मम्मी ने मेरे को डाला एक प्राइवेट स्कूल में। उस प्राइवेट स्कूल की फीस अगर मैं आज भी रिकॉल करूँ तो ₹30 थी बस। अगर प्रिंसिपल सर ने ₹40 माँग दिए तो मम्मी मना कर देती थी कि नहीं तुझे नहीं पढ़ना होगा, मतलब इस स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो इस तरह का सीन था। तो बस वहाँ से मेरी अर्ली स्कूलिंग हुई, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन इसी मतलब कहते हैं ना कि कुछ तो आपका वो इंतज़ार कर रहा होता है ना। कोई तो ऐसी चीज़ होती है जो आपका इंतज़ार कर रहा होता है, जो आपको रोकना चाहता है, जो आपको आगे नहीं जाने देता। तो इसी मोमेंट में एक बीमारी ने दस्तक दी। ये बात है 2001 की, उस टाइम पे 2001-2 के अराउंड की। उस टाइम पे डिटेक्ट हुआ कि मैं कहीं पे मतलब लंबा डिस्टेंस में पैदल चल नहीं सकता था, कहीं सीढ़ियाँ मैं चढ़ नहीं सकता था। दूसरे बच्चों की तरह मैं खेल-कूद नहीं सकता था और कारण ये था कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज डिटेक्ट हुआ था। शुरुआती इलाज मैंने पटना में करवाया। सो वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। तो फिर मेरे मामा जी थे दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे अगर खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, तो चलो एक बार दिल्ली देख लेते हैं। दिल्ली में फेमस है एम्स, आप सारे लोगों को पता होगा। तो फिर वहाँ से मामा जी मुझे दिल्ली लेके आ गए। दिल्ली में आने के बाद पता चला कि मेरे हार्ट में ब्लॉकेज है और बहुत सारे टेस्ट हुए। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इनका एक ऑपरेशन होने वाला है। तो फिर वो ऑपरेशन करवाया मैंने बट ऐसा होता है कि हमेशा सारी चीज़ें एक साथ सही नहीं हो जाती। तो इस चक्कर में बहुत बार पढ़ाई रुकी। 2 महीने, 3 महीने जब आप इलाज कराओगे, आपको भी पता है कि आप कुछ नहीं कर पाते हो। डॉक्टर ने बहुत चलना मना कर दिया था। बच्चे जब खेल-कूद रहे होते, तो मैं घर में आराम से बैठा हुआ रहता था। छत भी नहीं चढ़ सकता था क्योंकि छत की सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी। कि मैं देखूँ कि कौन-सा बच्चा क्या खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें मतलब इन चीज़ों से लगभग मैं जुदा-सा हो गया था। बट ठीक है, फिर इच्छा हुई कि नहीं चलो ठीक है, स्कूल से भी नोटिस आ गया कि नहीं इसको एग्ज़ाम तो कम से कम देने ही पड़ेंगे। तो फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए
स्कूल से निकला, उसके बाद फिर दूसरे स्कूल में गया, फिर 6-7 महीने के बाद दोबारा से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। बट किसी तरह से उन प्रॉब्लम्स को झेलता हुआ, मतलब ऐसा था कि झेलता हुआ फिर मैं निकला। बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हुई, दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती थी, ऐसा होता है कभी-कभी खून की उल्टियाँ होती थी। पल्स रेट नॉर्मली जो बच्चों का 70 मतलब 80 70-80 के रेंज में रहता है, मेरा 150-200 के रेंज में आराम से पल्स रेट हो जाता था। 171 170 के आस-पास पल्स रेट रहता था। और उसी टाइम से डॉक्टर ने एक इंजेक्शन रिकमेंड किया था, जो इंजेक्शन आप ये लगा लो हर तीसरे हफ्ते मेरे कमर में पड़ता था। तो और वो इंजेक्शन इतना पावरफुल था कि उसका दर्द जो है वो 3 से 4 दिन तक रहता था। तो खेलना-कूदना तो लगभग वो खत्म सा ही हो गया था। फिर भी जैसे हुआ वो पार्ट चला लाइफ का, पढ़ने का काम चला, मतलब पढ़ाई फिर चली। बहुत बार बीच में ऑब्स्टेकल्स आते थे, बट आई ट्राइड कि चलो ठीक है, किसी तरह से इन सब चीज़ों से ओवरकम कर जाते हैं। उसके बाद मैंने 10वीं की परीक्षा दी। 10वीं की परीक्षा में पूरे डिस्ट्रिक्ट में, दुमका डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, उसमें मेरी सेकंड रैंक आई थी। तो ठीक था, वो भी अच्छा था, मतलब जब उस टाइम पे न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा नाम आने लग गए थे। अलग-अलग जगह पे आर्टिकल्स वगैरह आते थे कि हाँ, आप क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं बनना चाहते हो। तो मैंने तो कभी प मुझे तो सच में नहीं पता था कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। तो नॉर्मली ऐसा होता था कि जैसे सुन लिया किसी का कि हाँ, इंजीनियरिंग में अच्छी कमाई होती है, तो मैंने बोल दिया हाँ, इंजीनियर बनना है। 12वीं में सेम उसी तरह से 12वीं की परीक्षा दी, दूसरे स्कूल में जाके, दूसरे स्कूल से ये करके एडमिशन लेके। अब 12 का भी पेपर दिया साइंस के साथ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आपको फैमिली से रिकमेंड किया जाता है कि आप साइंस ही लो। तो मैंने साइंस से पढ़ाई करी और फिर उसके उसमें भी डिस्ट्रिक्ट सेकंड टॉपर मैं बन गया। तो फिर से न्यूज़पेपर वाला आया कि अब आपको क्या करना है? मतलब अब तो नहीं, क्योंकि वो पहली बार थे मेरी नज़र में। तो उन्होंने पूछा कि आगे क्या बनना चाहते हो? मुझे नहीं पता था, क्योंकि इंजीनियरिंग का तो टाइम शायद चला गया था, क्योंकि तैयारी जो मैक्सिमम लोग करते हैं वो 12 में ही करते हैं। मैंने ऐसी कोई तैयारी की नहीं थी। मैंने बोर्ड पे ही मैक्सिमम फ़ोकस किया था, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिज़ल्ट बहुत खराब होता था, तो एक डर रहता था कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। तो उसके लिए मैंने 12वीं पे ही ज़्यादा कॉन्संट्रेट किया था। तो जब उन्होंने इस बार पूछा, तो मैंने बोला अब मुझे आईएएस ऑफ़िसर बनना है। और सच बताऊँ तो मैं बस अपने सपनों को टाल रहा था। कि मुझे पता है कि मतलब अब ये इंजीनियर बनने का टाइम आ गया। अब इसके बाद ही बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, और मैं शायद नहीं ले पाता उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने सपनों को बस आगे कर दिया कि हाँ ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद बच्चे यूपीएससी करते हैं, तो मैंने बस सपनों को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया था। ठीक है। उसके बाद फिर बीमारी भी इसके साथ ही चल रही थी। बीमारी अपने पीक पे थी। बहुत बार ऐसा होता था कि खून की उल्टियाँ होती थी, मैं ज़्यादा चल नहीं पाता था। एक 16-17 साल का बच्चा जो घूमता है, दोस्तों के साथ ये करता है, मौज-मस्ती होती है। वो उम्र ऐसी थी जहाँ पे मैं घर में ही पड़ा रहता था आराम से। कुछ दो आस-पास के दोस्त थे, बस उतने ही थे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। बट ठीक है, किस्मत को कुछ और मंज़ूर था। कहते हैं ना कि भगवान ने आपके लिए कुछ तो कर ही रखा है, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर मामा जी आए, मामा जी ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है, अगर ये दिक्कत सही नहीं हो रही है, तो फिर चलते हैं, दिल्ली में ही चलते हैं, दिल्ली में ही वहाँ तो रहेगा, और फिर वहीं पे कहीं पे एडमिशन करवा देंगे। तो परसेंटेज इतने ठीक-ठाक थे कि डीयू में, शिवाजी कॉलेज में एडमिशन हो गया था मेरा। और मैं सही बताऊँ तो जब मैं एडमिशन लेने गया था, वहाँ पे भी मेरा कुछ ख़ास एम नहीं था। एक एमलेस पर्सन जैसे चलता है, मैंने बस जो चल रहा था, मैंने बस उसको फ़ॉलो करना शुरू किया। मैंने कुछ नहीं सोचा कि फिज़िक्स से पढ़ाई करनी है तो उससे क्या होगा, मैथमेटिक्स से पढ़ाई करनी है तो उससे क्या होगा, या कोई और सब्जेक्ट मिला मेरे को तो उससे पढ़ाई क्या करनी है, उससे क्या होगा, मुझे नहीं पता था कुछ भी। मैं गया था पहले मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने, बट उसमें सीट फुल हो गई थी, तो इसलिए एडमिशन नहीं मिला। फिर फिज़िक्स में एडमिशन मिल गया, फॉर्च्यूनेटली जो भी हो। तो मैंने फिर एडमिशन वहाँ पे ले लिया। पढ़ाई फिर वहाँ पे चलती रही। अभी तक मैं सही बताऊँ तो 2010 की ये बात है, मैंने एडमिशन लिया। 2010 में ही फिर अगस्त में मेरी दूसरी सर्जरी हुई, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, खून की उल्टियाँ हो ही रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था। तो फिर दूसरी सर्जरी हुई, साथ में पढ़ाई चली, पहला सेमेस्टर तो ये बीमारी में ही निकल गई। उसके बाद से फिर मैंने वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया सही मायने में। दूसरे साल तक अब थोड़ा-थोड़ा आइडिया होने लग गया, डीयू में रह के थोड़ा एक्सपोज़र आने लग गया कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, उसी में एक मेरा दोस्त था, उससे थोड़ी बातें हुई। उसको सारी चीज़ें पता थी, पता नहीं कैसे, बट उसको सारी चीज़ें पता थी। नॉर्मली क्या होता है कि हमारे घर से जब हमें बाहर भेजा जाता था, तो ऐसा था कि हाँ, बस आप ग्रेजुएशन करो और ग्रेजुएशन करने के बाद कोई ढंग की नौकरी कर लो जिससे घर चल जाए। मेरी मम्मी का एम यही था, और अल्टीमेटली कहूँ तो शायद मेरा भी एम यही था, क्योंकि मैंने उसके बाहर कुछ सोचा भी नहीं था। तो फिर मुझे वहाँ मेरा दोस्त मिला विकास, तो फिर उसने मुझे समझाया कि भाई देखो, ऐसा है कि रिसर्च करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर आप रिसर्च करते हो तो इंडिया में स्कॉलरशिप भी मिलती है। ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। मैं सच बताऊँ तो पहली बार मैंने किसी के मुँह से सुना था कि पढ़ाई के लिए भी पैसे मिलते हैं। मतलब अगर आप पढ़ते हो तो आपको सरकार पढ़ने के पैसे देती है।
तो उससे कुछ मोटिवेशन आया कि ठीक है भाई, अब हायर स्टडीज़ करना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ी बहुत तैयारी शुरू करी, साथ में कॉलेज भी मैनेज करना होता था क्योंकि घर से कॉलेज जो है लगभग 20-30 किलोमीटर का जर्नी होता था और आपको पता ही है दिल्ली में कहीं भी अगर छोटे से छोटे डिस्टेंस अगर आपको कवर करने हैं तो बसेस बहुत ज़्यादा चेंज करनी पड़ती है। तो डीटीसी के बसों ने बहुत साथ दिया सही बताऊँ तो। तो बस कॉलेज मतलब कॉलेज इस तरह से खत्म हुआ और मैंने मास्टर्स की तैयारी करी और मास्टर्स में डीयू में ही एडमिशन लिया था। तो बस अब इधर का सारा कुछ हो गया, फिर अब मैंने सोचा कि चलो अब ठीक है पीएचडी भी तो करनी है ना, आगे रिसर्च भी करना है, तो उसके लिए फिर मैंने तैयारी शुरू करी। तो रिसर्च फील्ड में जाने के लिए लगभग कुछ एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने हैं, आपका गेट हो गया, सीएसआर नेट हो गया, ऐसे एग्ज़ाम्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे। तो उन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। बस रीज़न यही था कि उस टाइम पे भी जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, कॉलेज में पढ़ाते हुए मैंने बहुत सारी क्लासेस ली थी, मतलब मैं कोचिंग क्लासेस में पढ़ाता था, बहुत सारे होम ट्यूशन्स मैंने दिए हैं ताकि थोड़ी-सी अर्निंग हो जाए। थोड़ी-सी अर्निंग इस सेंस में कि मेरा किसी तरह दिल्ली में गुज़ारा चल जाए। तभी मतलब ऐसा होता है कि दुनिया से भी कनेक्टेड रहना, तो इंटरनेट 2G तभी चलता था, तो उसका भी रिचार्ज टाइम टू टाइम होता रहे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो इन सब के लिए फिर मैंने पढ़ाना दिल्ली में भी काफ़ी टाइम पढ़ाया था। मैंने रिसर्च मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तब भी मैंने उस टाइम भी मैंने कोचिंग में पढ़ाया, काफ़ी पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद फिर मौका मिला मुझे आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी बॉम्बे में पहुँचा। आईआईटी बॉम्बे का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही अलग था। मैं सही बताऊँ डीयू का जो एनवायरनमेंट था उससे आईआईटी बॉम्बे का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा अलग था। वहाँ जो एक्सपोज़र मिला मैं सही बताऊँ तो आज जो कुछ भी हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान उसका है, आईआईटी बॉम्बे का। आईआईटी बॉम्बे में रिसर्च करते हुए अलग-अलग टॉपिक्स पे मैंने काम किए, पेरोव्स्काइट पे काम किया, पिंच एनालिसिस पे काम किया, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने काम किए और काम करने के साथ-साथ मैंने कुछ स्किल्स भी डेवलप किए। जैसे वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, ड्रुपल हो गया, इन सब पे कैसे काम करते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पे रह के सीखी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर से वही बात हो गई कि किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर होता है। तो अचानक से फिर 2019 अक्टूबर में मुझे आज भी पता है कि कॉल आया अनअकैडमी से। उससे पहले का एक्सपीरियंस मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस एज़ सच ऑनलाइन में कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑनलाइन उस टाइम पे बिल्कुल ही नया था। तो ऑनलाइन कॉल आया कि आप पढ़ाओगे क्या? लाइव पढ़ाओगे क्या? मुझे वो चीज़ें कुछ भी नहीं पता थी लाइव में पढ़ाते कैसे हैं? मुझे लगा था कि हाँ, जैसे यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं क्योंकि यूट्यूब पे उस टाइम पे कुछ काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब चलता था, लोग पढ़ाते थे वहाँ पे। तो मुझे भी लगा शायद ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि यहाँ पे चीज़ें लाइव होंगी, तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। इसकी भी जर्नी ऐसी थी कि मुझे लगा नहीं था मैं पढ़ा पाऊँगा क्योंकि जब पहली क्लास थी, पहली क्लास में कोई बच्चा नहीं था। दूसरी क्लास जब हुई तो उसमें 1 बच्ची आई। तीसरी क्लास में वो भी गायब हो गई। मैंने कहा यार इतना गंदा क्या मैंने पढ़ा दिया कि ये भी चली गई। ठीक है, तो इसके बाद फिर ठीक है, धीरे-धीरे बच्चे आने शुरू हो गए क्योंकि वो कैटेगरी नई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हुई उस बीच में। 2020 की बात है, 2020 में रिज़ल्ट आया, तो उस बैच में कुछ रिज़ल्ट्स अच्छे आए थे। जैसे अगर मैं उस एग्ज़ाम की बात करूँ आईआईटी जैम की फिज़िक्स की, तो वहाँ पे कुछ रिज़ल्ट अच्छे आए थे। उन रिज़ल्ट ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, मैं भी शायद थोड़ा बहुत पढ़ा सकता हूँ। उसके बाद फिर कोविड का टाइम आ गया, मार्च के बाद आपको पता ही है मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के में कंप्लीटली मतलब सब कुछ वहाँ से बॉम्बे से छोड़ के घर आना पड़ा क्योंकि लॉकडाउन था, कैंपस में रहना अलाउ नहीं किया था। तो फिर क्या मत मैं घर आ गया। लेकिन वही था कि घर में रह के जब चीज़ें कि हाँ, ठीक है, अब मतलब घर में भी इंटरनेट कनेक्शन वगैरह के लिए काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ी क्योंकि शहर मेरा दुमका ही है, शहर भी नहीं कह सकते उसको अभी तो, अभी वो शहर हो रहा है शायद। तो वो सारी चीज़ें भी हुई। फिर बात हुई कि कोविड का टाइम था, फ्लाइट्स वगैरह सारे बंद थे। मेरे भैया इंडोनेशिया में थे, वो फँस गए वहाँ पे। पापा की जॉब चली गई क्योंकि जो डॉक्टर जिसके अंडर वो पापा जॉब कर रहे थे, उनकी एक्चुअली मतलब उनकी डेथ हो गई, सडन डेथ थी वो। तो ये टाइम था थोड़ा फैमिली के लिए थोड़ा-सा बर्डन वाला था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा इस पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि अब ऐसा कि अर्निंग की बात आ गई मतलब घर का छोटा बेटा होते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब अचानक से आ गई तो उस चीज़ को झेलना शायद मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा था उस टाइम पे। क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि घर कैसे चलाते हैं, क्या होता है, कैसे होता है? मैंने तो पार्ट टाइम के लिए अनअकैडमी जॉइन किया था बट इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ आ जाएँगी इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। खैर जो भी हो तो फिर मैंने अनअकैडमी पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा टाइम कहीं दोगे तो ऑब्वियस है कि कहीं से आपका टाइम छूटेगा। तो इस दौरान आईआईटी बॉम्बे थोड़ा-थोड़ा छूटने लग गया और उसके बाद काफ़ी सोचने के बाद फिर कुछ लोगों से मैंने बात करी। फिर डिसाइड यही हुआ कि बॉम्बे छोड़ना पड़ेगा और अनअकैडमी पे ही फुल टाइम काम करना पड़ेगा। रीज़न है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी ऐसी। तो
चलिए फिर बातें उसके बाद फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, मतलब फुल टाइम पढ़ाना स्टार्ट किया, थोड़ा ज़्यादा टाइम इस पे देना मैंने शुरू कर दिया। कुछ नोट्स वगैरह, पहले तो हैंड रिटन नोट्स वगैरह ही चलते थे, फिर टाइप नोट्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो अकेले खुद से ही करना पड़ता था। तो वो सारी चीज़ें करी मैंने। करने के बाद फिर बैच आया 21। 21 में जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें रिज़ल्ट और भी अच्छा हो गया। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेज आ गए कि सर आपके कारण मेरा एग्ज़ाम मतलब ऐसा हो गया, रिज़ल्ट ऐसा आया और मुझे ये इस आईआईटी में एडमिशन मिल गया, इस आइज़र में एडमिशन मिल गया, यहाँ पे एडमिशन मिल गया, वहाँ पे एडमिशन मिल गया। तो इसने बहुत ज़्यादा होप दिया फिर। 21 का रिज़ल्ट आप ये कह सकते हो कि वो एक बूस्ट वाला टाइम था मेरे लिए। तो पता चला कि हाँ, ठीक है, अब मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हाँ, अब जो मैं कर रहा हूँ, वो बहुत सही कर रहा हूँ। मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो फिर चलना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे-धीरे और भी बहुत सारे बच्चे जुड़े। टायर 2, टायर 3 सिटीज़, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ या टाउन जिनका नाम भी शायद नहीं सुना होगा। मैंने भी खुद नहीं सुना था। लेकिन मतलब पता चला कि हाँ, ऐसे भी सिटीज़ हैं, ऐसे भी टाउन्स हैं। वहाँ से बच्चे आने लग गए और वो बच्चे पढ़ने लग गए। उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, उन लोगों ने रिज़ल्ट देना स्टार्ट किया। फिर चीज़ें और सही तरीके से चलने लगी। तो चलते-चलते फिर बस वही होता ना कि मतलब अकेला मैं निकला था, बट ऐसा हुआ कि लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अगर मैं बात करूँ 2021 की, तो उस टाइम पे मैंने बच्चों की लिस्ट बनाई थी। तो उसमें से अराउंड मुझे शायद लगता है कि अराउंड अप टू मेरे ख्याल से 80-85 के आस-पास बच्चे थे जिनको आईआईटी या टॉप इंस्टीट्यूट इंडिया में मिले थे। 2022 की बात करें तो 2022 में हमारा एक स्टूडेंट था, उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, तो उसने और अच्छा फ़ील कराया। अगर उस बार की बात करें तो टॉप 100 में हमारे बहुत सारे बच्चे थे और उन बच्चों ने बहुत अच्छे-अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जॉइन किए थे फिज़िक्स के लिए। तो सारा कुछ हुआ, फिर बहुत सारे बच्चों के हमने इंटरव्यूज़ लिए, तो उनसे पता चला कि हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है एक्चुअली। बहुत सारे बच्चे जो कि टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जब वो जुड़े, उन्होंने अपनी बातें बताई कि हमारे पास तो इतनी फैसिलिटी थी नहीं, अगर हम ऑफ़लाइन कहीं जाते, तो पता नहीं क्या करते, कैसे करते, पता नहीं, लेकिन ऐसा था कि आपके साथ जुड़ने के बाद चीज़ें बहुत स्मूथली चली और बहुत अच्छे तरीके से चली। क्योंकि अगर क्लासेस की बात करें तो आप घर बैठ के अपने आराम से मोबाइल में क्लासेस देख सकते हो, मोबाइल से आप पढ़ सकते हो। तो ये अच्छा मोमेंट था, ये काफ़ी सही मोमेंट था। उसके बाद अगर उसी साल की अगर मैं बात करूँ 2022 की बात करूँ, तो मैं टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात करता हूँ, जैसे आइज़र पुणे है एक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे। इस कॉलेज में मतलब इस इंस्टीट्यूट में टोटल 9 या 10 बच्चों का एडमिशन हुआ था और यकीन मानोगे उसमें 3 बच्चे हमारे थे। 3 बच्चे मेरे मतलब जिनकी मेंटरशिप मैंने करी थी पूरे साल। उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके बेसिक्स बहुत खराब थे, लेकिन काम किया उनके बेसिक्स पे और रिजल्ट दिया। आज वो बच्चे जब अपने लैब से एक्सपेरिमेंट करते हुए या रिसर्च करते हुए जब फोटो भेजते हैं, तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। मैंने उसी टाइम पे बोला था कि देखो ऐसा है कि आप बस कंसिस्टेंट रहो, ठीक है? आप अगर कंसिस्टेंट रहते हो भाई, देखो आपको आपकी उँगली पकड़ के आपका जो ड्रीम इंस्टीट्यूट है, हम वहाँ तक आपको छोड़ के आएँगे। लेकिन हाँ, आपको साथ में चलना पड़ेगा। ऐसा कभी ना हो कि मैं आगे निकल गया और आप पीछे छूट गए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं फिर पीछे अगर मुड़ूंगा तो मेरे साथ फिर बहुत सारे बच्चे पीछे मुड़ जाएंगे। तो और मैं ये कभी नहीं चाहता। तो आप कंसिस्टेंट रहो और बस हमारे साथ चलो। आप साथ दोगे तो मैंने कहा ना कि आपके साथ आपको आपके इंस्टीट्यूट छोड़ेंगे भी और साथ में आपके इंस्टीट्यूट में जो भी कैंटीन है, जो बढ़िया सी कैंटीन है, उसमें बढ़िया सी चाय आपके साथ ही पिएंगे। तो ये चीज़ें थी, साथ में बहुत सारे पेरेंट्स के भी कॉल आने लग गए, तो वो थोड़ा अच्छा मोटिवेटिंग था अपने लिए कि हाँ, ऐसे मतलब कि अगर आप नहीं होते तो शायद ये नहीं होता, हमारा बच्चा यहाँ नहीं पहुँच पाता, वैसे नहीं पहुँच पाता। पेरेंट्स भी देखते हैं कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कॉलेजेस का। जो ये एक मिथ था ना कि हाँ, कि लोअर मिडल क्लास के बच्चे किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं पहुँच सकते, तो कहीं न कहीं ये मिथ बहुत अच्छे तरीके से टूटा। बहुत सारे टायर 2, टायर 3 सिटीज़ के बच्चे इंडिया के टॉप लेवल इंस्टीट्यूट्स में गए, उन्होंने वहाँ पे रिसर्च किया और वो अपना रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर भी गए रिसर्च करने के लिए और वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा है कि कुछ चीज़ें पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स के लिए ऐसा है कि जब आपने चंद्रयान की सफलता पे कुछ स्टेटस अपने फ़ोन में लगाए थे, तो मैं आपको ये बोल दूं कि आपने दूसरे घर के बच्चों को देखा, आपने दूसरे घर के साइंटिस्ट को देखा कि हाँ, इन साइंटिस्ट ने सफलता प्राप्त की भारत के चंद्रयान मिशन को सफल करने में, मतलब इन लोगों ने भेजा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, अगर आप अपने बच्चों पर भरोसा करोगे और आप अपने बच्चों को टाइम दोगे, तो यकीन मानो, जो आप उन साइंटिस्ट की फोटो लगाते हो ना, आप यकीन मान लो कि वहां पे आपके बच्चों की फोटो होगी। और यही मेरा सपना है।